हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो सीटेट लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट के लिए सीरीज शुरू कर रखी है हमने, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ, जो कि हमारी कक्षा 7वीं की भूगोल हमारा पर्यावरण पुस्तक से लिए गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। ये है हमारा पहला प्रश्न। भूपरपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। ये क्या कहलाती हैं? जो प्लेट हैं, जो कुछ छोटी हैं तो कुछ बड़ी हैं और कठोर असमान आकार वाली हैं, जिन पर महाद्वीप महासागर की जो सतहें होती हैं वो टिकी हुई हैं, तो वो प्लेटें क्या कहलाती हैं? महासागरीय प्लेट, स्थलमंडलीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्थलमंडलीय प्लेट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अंतर्जनित बल। हम सब जानते हैं कि आंतरिक तौर पर जो बल लगेगा वह कौन सा बल होगा? जो घटनाएं घटित होती हैं आंतरिक तौर पर आंतरिक भाग में पृथ्वी के, तो वो कौन से बल के कारण होती हैं? अंतर्जनित जो बल होता है उसके कारण ये जो आंतरिक घटनाएं घटित होती हैं। हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी की जो गतियां उत्पन्न होती हैं, उन गतियों को बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? बल जो लगता है, फोर्स जो लगता है, उस फोर्स के आधार पर ही इनको विभाजित किया गया है। किसको? पृथ्वी की जो गतियां होती हैं, जो गतियां होती हैं उसको बलों के आधार पर ही विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है क्या कहलाते हैं? अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो हमने जान लिया, आंतरिक तौर पर जो बल लगता है, जो आंतरिक घटनाएं घटित होती हैं वह कौन से बल से होती हैं? अंतर्जनित बल से। तो जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है वह होगा बहिर्जनित बल। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्जनित बल आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, हमें पता भी नहीं लगता कि अचानक से हलचल हो जाती है हमारी पृथ्वी में। जिसके उदाहरण हैं, हमें यहाँ उसी के उदाहरण बताने हैं जो कि आकस्मिक गति से उत्पन्न, जो हमारी पृथ्वी में आकस्मिक गति उत्पन्न होती है उसके कौन कौन से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा भूकंप एवं ज्वालामुखी, ये दोनों इसका सही जवाब होगा। ये आकस्मिक गति से उत्पन्न होने वाली जो इसका परिणाम होता है, एकदम से हलचल हो जाती है हमारी पृथ्वी में, हम उसको किसके रूप में देखते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्जनित बलों में पटल विरूपण बल के उदाहरण हैं। अब हमने देखा था कि जो हमारी आंतरिक तौर पर घटनाएं घटित होती हैं किस बल से होती हैं? आंतरिक तौर पर जो बल उत्पन्न होता है उसके कारण होती हैं। लेकिन जैसे हमने जाना भूकंप, उसका एक उदाहरण देखा हमने, भूकंप और एक ज्वालामुखी, ठीक है। लेकिन जो हमारा पटल है, जो भूपरपट्टी की ऊपरी सतह पर कुछ परिवर्तन आंतरिक बलों के कारण ही होते हैं, तो उसका कौन सा उदाहरण है? जो पृथ्वी के रूप को ही बदल देते हैं बल, वो बल, उस बल का मतलब उस बल का उदाहरण हमने यहाँ बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं पर्वत निर्माणकारी बल, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तो हम सब जानते हैं कि जो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन है, जो आंतरिक तौर पर आकस्मिक बल होते हैं। कौन से होते हैं? आकस्मिक बल, ठीक है। आंतरिक तौर पर जो उत्पन्न बल है, एकदम से अचानक हलचल हो जाती है, आकस्मिक बल होता है। लेकिन कुछ पटल विरूपण बल भी होते हैं, जिसका क्या परिणाम होता है? हमारा पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं, जो पर्वतों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक तौर पर हलचल होने पर ही हमारे पर्वतों का निर्माण भी होता है। आगे बढ़ते हैं।
बहिर्जनित बल के उदाहरण कौन से हैं? अब हमने जाना कि आंतरिक तौर पर जो बल लगता है उससे पृथ्वी के जो अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं, कुछ घटनाएं जो हैं हमारी बाहरी तौर पर भी घटित होती रहती हैं पृथ्वी पर। तो उन्हें उस जो बाहरी घटनाएं घटित होती हैं उस बल को क्या कहते हैं जिसके कारण हमारी बाहरी घटनाएं घटित होती हैं? तो बहिर्जनित बल हमें पता है, लेकिन उसके उदाहरण कौन से हैं? अपर्दन, निक्षेपण या दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं अपर्दन की प्रक्रिया क्या होती है। जब मिट्टी कट कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है या हवा के कारण उड़ जाती है, उड़कर कहीं पर मिट्टी के कण ठहरते हैं जाके, या फिर जो पानी का बहाव होता है, हमने जाना था कि मिट्टी में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। जो दरारें उत्पन्न होती हैं जहाँ से मिट्टी कटती जाती है वो एक दरार का जो निर्माण कर देती हैं। तो यह कटाव ही क्या था हमारा? मिट्टी का क्षरण होना ही क्या है? अपर्दन है। तो और जो अगर ये यहाँ से मिट्टी मान लो पानी के कारण यहाँ से मिट्टी बहती हुई किसी अन्य स्थान पर जाकर उस जगह को समतल बना देती है और वहाँ पर ठहर जाती है, तो वो क्या है? यहाँ पर इसका निक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका निक्षेपण। अपर्दन के बाद जो क्रिया होती है वह निक्षेपण होता है। तो ये बाहरी तौर पर दिखाई देने वाले बलों के कारण होता है। तो इसी के क्या उदाहरण हैं? अपर्दन एवं निक्षेपण दोनों, जो कि नदियों या फिर बहते जल, जो हमारी पवन होती है उसके कारण भी ये सब हो जाता है। हमारी हिमनद भी जब बहती हैं तो भी अपर्दन होता है। समुद्री तरंगों के कारण भी क्या होता है? अपर्दन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि बहिर्जनिक बल के उदाहरण कौन से होंगे? अपर्दन और निक्षेपण दोनों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, क्या कहलाता है? भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र होता है। मान लो एक खुला छिद्र कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसे हमारा एक खुला छिद्र बन जाता है। यहाँ से ये खुला हुआ छिद्र है और यहाँ जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं, क्या कहलाता है? भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी। जो भूपर्पटी है हमारी, उस पर एक खुला छिद्र होता है और उसमें से कैसे पदार्थ निकलते हैं? पिघले हुए अचानक से पदार्थ निकलने लगते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। हमने जाना था सबसे पहले ही, कुछ भूपर्पटी पर अनेक बड़ी एवं छोटी प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? प्लेटें होती हैं, कठोर होती हैं, कोई असमान आकार में होती हैं। तो वो क्या थी? हमारी स्थल मंडलीय प्लेटें थीं। तो उन्हीं की गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को क्या कहते हैं? तो इस भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भूकंप। जब कंपन पैदा होता है हमारी पृथ्वी में, क्या होता है? कंपन पैदा होता है जब हमारी स्थल मंडलीय प्लेटें जो हैं गति करती हैं और उसी के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो क्या कहलाएगा? पृथ्वी जो कंपन है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, तो इसे भूकंप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। वह स्थान जहाँ पर कंपन आरंभ होता है तो वह कहलाएगा उद्गम केंद्र, क्योंकि वहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, उद्गार हो रहा है, तो उद्गम केंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? एक तो मान लो कि हमारी पृथ्वी के अंदर कहीं भी कोई कंपन पैदा हुआ यहाँ पर, तो ये क्या हुआ? उसका उद्गम केंद्र हुआ। उद्गम
केंद्र हुआ। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, उद्गम केंद्र के भू सतह पर, यानी कि यहाँ पे मान लो उद्गम केंद्र है, पृथ्वी के अंदर है और यह हमारी क्या है, सतह है, भू सतह है, और उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, इसके जो जो उसके उद्गम केंद्र के सबसे नज़दीक वाला स्थान होगा वो है क्या कहलाएगा, सॉरी ये उद्योग नहीं, उद्गम केंद्र है, उद्गम या फिर अधिकेंद्र, दोनों इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं उद्गम केंद्र तो यहाँ पर उत्पन्न होगा, तो हमारा जो है भू सतह के निकटतम स्थान को हम कहेंगे अधिकेंद्र। क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं, 4, 3, 5, 2। इसका सही जवाब होगा हमारी भूकंपीय तरंगें जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, ये सभी, ये क्या है, पृष्ठीय तरंगे हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है पृष्ठीय तरंगे हैं। तो ये सभी जो है भूकंपीय तरंगे होती हैं। इन तरंगों को हम पी नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों को एस यानी कि सेकेंडरी वेव्स, पृष्ठीय तरंगों को एल तरंगे भी कहते हैं, एल वेव्स भी कहते हैं। तो इन सभी को ये सभी क्या हैं, भूकंपीय तरंगे हैं। इनके आगे हम अगली वीडियोस में हम इनकी डिटेल के में भी इनको करेंगे, समझेंगे कि इनकी जो विशेषताएं हैं इन तरंगों की, उन सब के बारे में हम जानेंगे। पी, एस, एल जो हमारी वेव्स हैं भूकंपीय तरंगे हैं। इनकी डिटेल्ड जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम अगले आने वाली वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की संभावना का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, हम कई बार होता है ना कि हम कहते हैं शायद बारिश होने वाली है, शायद आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। वैसे ही क्या कह रहे हैं, भूकंप की भी संभावना का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, चलिए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, या फिर ये सभी। इसका सही जवाब होगा ये सभी। जो व्यवहार होते हैं, जो हम अपने चारों तरफ कुछ बदलाव देखने लगते हैं, तो वह क्या है, भूकंप की संभावना का हम अनुमान लगाने लगते हैं। यानी कि हमें ये लगने लगता है कि कुछ तो पृथ्वी के अंदर घटित हो रहा है। जैसे जानवरों के व्यवहारों से भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और तालाब में मछलियों की उत्तेजना हो जाती है क्योंकि वो सतह के, समुद्री सतह बहुत ही नीचे की तरफ होती है। हमें पता है कि परपटी से सिर्फ 5 किलोमीटर की ही दूरी तक है, तो पता लग जाता है कि मछलियों को कि कुछ कंपन हमारी पृथ्वी में हो रहा है। तो वो क्या करती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं, एक जगह नहीं ठहरती हैं, और सब सांप जो होते हैं अपने बिलों से निकलकर धरातल पर आ जाते हैं। जो अपने बिल बना लेते हैं, सांप जो होते हैं, स्नेक, अपने पृथ्वी के अंदर एक खोल बनाकर वो रहते हैं, लेकिन वहाँ से वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये सब भूकंप की संभावना का हम अनुमान लगा सकते हैं इन सब के व्यवहारों को देखकर। आगे बढ़ते हैं। भूकंप का मापन का एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का जो मापन है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भूकंप लेखी, रिक्टर स्केल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भूकंप लेखी। ठीक है, हमारा जो भूकंप का मापन किया जाता है, एक यंत्र है, उसका नाम है भूकंप लेखी। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। इसकी तीव्रता जैसे किलोमीटर में मापी जाती है या फिर ग्राम में मापी जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको भी, इसकी तीव्रता को मापने के लिए भी एक ऐसी ही मापन का जो स्केल तैयार है, किया गया है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इस भूकंप लेखी, रिक्टर स्केल, दोनों इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब होगा रिक्टर स्केल। ठीक है, जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वह रिक्टर स्केल में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता कितनी मानी जाती है? 2.0, 4.0, 7.0, 6.0। तो सबसे अधिक शक्तिशाली जो भूकंप की तीव्रता है वह है 7.0। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के समय किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? जब भूकंप आ जाता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? यहाँ पर किन चीज़ों से दूर रहना है? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास व टूट सकने वाली खिड़कियों से दूर रहना है, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से, या फिर इन सभी से हमें दूर रहना चाहिए भूकंप के समय? तो इसका सही जवाब होगा इन सभी से हमें दूर रहना चाहिए जब भी भूकंप आता है। आगे बढ़ते हैं। किन प्रक्रमों से पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? अपर्दन, निक्षेपण, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा अपर्दन और निक्षेपण दोनों से ही क्या होता है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हमने पहले भी इसके बारे में समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। जब नदी किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल पर या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो क्या बनता है? खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है जब नदी जो है तो क्या बनेगा? जलप्रपात, तालाब, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जलप्रपात। चलिए कुछ अन्य जानकारी हम जलप्रपात के बारे में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व में हजारों छोटे मोटे जलप्रपात होते हैं, ठीक है। और सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है? कौन से महाद्वीप के कौन से देश में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह दक्षिण अमेरिका के जो हमारा महाद्वीप है उसके वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुएला जो कंट्री है वहाँ का एंजेल जलप्रपात। एंजेल कौन सा है सबसे ऊंचा? एंजेल जलप्रपात है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमें ये याद रखना चाहिए। सबसे ऊंचे जलप्रपात का क्या नाम है? एंजेल जलप्रपात, ठीक है। कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर, इनकी सीमा पर स्थित जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है? नियाग्रा जलप्रपात। हमें ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ये इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित जो जलप्रपात है उसका क्या नाम होगा? तो हम कह सकते हैं कि उसका नाम नियाग्रा जलप्रपात है। और एक अन्य जलप्रपात है जिसको अभी हम जान लेते हैं कि वह कहाँ है। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो उसके देश हैं जाम्बिया व जिम्बाब्वे इन दोनों की सीमा पर है जो स्थित है जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात। क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है। तो हमने 3 जलप्रपातों का यहाँ नाम जाना, एंजेल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात और हमारा नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात।
हमने ये भी जान लिया यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। और जो हमारा नियाग्रा जलप्रपात है वह उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर है। और जब हमारा तीसरा जो जलप्रपात हमने यहाँ पर नाम जाना था विक्टोरिया जलप्रपात, वह था हमारे अफ्रीका के जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर, दोनों देशों की सीमा पर स्थित जलप्रपात था। आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? देखो, नदी मैदान में आ गई, ये हमारा मैदान है, यहाँ पर नदी आ गई है और नदी मोड़दार मार्गों से होती हुई जा रही है। जहाँ से उसको रास्ता मिल रहा है वहीं वो मुड़ मुड़ कर निकल रही है। तो जो ये हमारे बड़े मोड़ हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये जो बड़ा मोड़ खा जाती है एकदम से नदी, इसको हम क्या कहेंगे? लूप, विसर्प, चाप, झील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विसर्प। क्या बोलेंगे इनको? विसर्प, जो ये है। ठीक है। नदी जब मोड़दार रास्ते से निकल रही होती है तो बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमने जान लिया बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। वे क्या कहलाती हैं? तो विसर्प झील, चाप झील, लूप झील, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हमारी नदी इस तरीके से मैदानी भागों में बहती है। जो ये बड़े मोड़ क्या कहलाते हैं? विसर्प कहलाते हैं। लेकिन जब इन विसर्प के किनारों पर मान लो ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, यहाँ पर लगातार क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। और जब ये विसर्प के जो लूप हैं, ये किनारे हैं, निकट आते जाते हैं इस प्रकार से, और क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है विसर्प लूप जो है नदी से कट जाते हैं। ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये अलग से एक क्या बना लेते हैं? नदी से कट जाते हैं, जो अलग से झील बनती है एक अलग से। तो वो क्या कहलाती है? जो विसर्प के जो लूप हैं वो निकट इतने आ जाते हैं कि वो नदी से अलग होकर एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं, उसे क्या कहेंगे? चाप झील। क्या कहेंगे हम उसको? चाप झील कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? जो हमारे उत्थित तट हैं उन्हें क्या कहेंगे? नदी के जो उत्थित तट हैं, बाढ़कृत मैदान, तटबंध, समुद्री तट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारे उत्थित तट जो हैं, नदी के उठे हुए जो भाग होते हैं यहाँ से, इन उत्थित तटों को तटबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? तटबंध। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने देख लिया है उत्थित, इसकी टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, तो ये उत्थित तटों को हम तटबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इनको क्या कहते हैं? मान लो नदी मैदानी भागों में बहती हुई आ रही है और फिर समुद्र तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि जो नदी का प्रवाह है बहुत धीमा आराम गति में
हो जाता है। तो यह जो नदी है हमारी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से यह एक नदी न रहकर अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इन धाराओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें तटबंधीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, वितरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इनको हम कहेंगे वितरिका। क्या कहेंगे? वितरिका। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जान लिया कि वितरिकाएं क्या हैं। नदी का अनेक धाराओं में बट जाना समुद्र के निकट आकर, तो वितरिकाएं हैं। लेकिन ये इतनी धीमी गति कर लेती हैं अपनी, जो अपने साथ बहा कर लाए मलबे को, जो कंकड़, रेत, पत्थर जो भी वो ला रही हैं, उस मलबे का निक्षेपण वह करने लगती हैं। उनका जमाव होने लगता है। इन वितरिकाओं के माध्यम से जो है मलबे का निक्षेपण होना शुरू हो जाता है। और जो प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर, ये हर एक जो धारा है अपने मुहाने पर क्या करती हैं, अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अपने अपने मुहाने का वो निर्माण कर लेती हैं। और सभी मुहानों के जो ये मुहाने बन गए हैं, इन सभी मुहानों के जो अवसाद हैं, उन अवसादों के संग्रह से किसका निर्माण होता है? जो इन सभी के मुहाने हैं वितरिकाओं के, इन सब के अवसाद मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? डेल्टा का। किसका? डेल्टा का ये निर्माण करते हैं। इन अवसादों के संग्रह से किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण क्या बनाते हैं? जो समुद्री तरंग के साथ अपरदन और निक्षेपण होता रहता है, तो वो क्या बनाते हैं? समुद्र तट, तटीय स्थल आकृतियाँ, तो तटीय मेहराब, समुद्र भृगु। तो इसका सही जवाब होगा समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण से क्या बनते हैं? हमारे तटीय स्थल आकृतियाँ बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। जो हमारी समुद्री तरंगे हैं, लहरें हैं, वह सैलों से टकराती रहती हैं और जो कि दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? जिस प्रकार हमने अपरदन की जो प्रक्रिया समझी थी, वो मिट्टी में दरार उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार जो हमारी समुद्री तरंगे थी, वो शैलों से टकराकर उसमें बड़ी और चौड़ी जो दरारें होती हैं वो विकसित हो जाती हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? तटीय मेहराब, समुद्री गुफा, स्टैक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, तो ये समुद्री गुफा का निर्माण कर देती हैं। सैलों से टकरा कर जो है समुद्री तरंगे किसका निर्माण कर देती हैं? समुद्री गुफा का। आगे बढ़ते हैं। समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। उन्हें क्या कहते हैं? जो हमारी तरंगों ने शैलों से टकराकर जिन समुद्री गुफाओं का निर्माण किया था, धीरे धीरे ऐसे ही उन समुद्री तरंगों के माध्यम से ये गुफाएं बड़ी होती जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि केवल छत ही उन पर बचती हैं। जो नीचे का जो सारा भाग कट जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्र भृगु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा तटीय मेहराब। छत जो बच जाती है उसे क्या कहेंगे? तटीय मेहराब। आगे बढ़ते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। क्या होता है? लगातार समुद्री गुफा बनने के बाद हमारी जब छत बच जाती हैं तो एक तटीय मेहराब बन जाती हैं, लेकिन तटीय मेहराब बनने के बाद भी लगातार अपरदन होता है और छत को भी तोड़ देता है। तो केवल पतली पतली सी दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं? तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्र भृगु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, ये स्टैंक नहीं, स्टैक है। क्या है? स्टैक। इसका सही जवाब है स्टैक। दीवार जैसी आकृतियों को हम क्या कहेंगे? स्टैक। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? जो समुद्री जल हैं
उसके ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहेंगे? जो हमारे तट हैं, ऊंचे शैलीय तट हैं, तट बन जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्टैक, समुद्र भृगु, समुद्री पुलिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा समुद्र भृगु। क्या बन जाते हैं ये शैलीय तट? समुद्र भृगु। आगे बढ़ते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके किसका निर्माण करती हैं? जो समुद्री तरंगे हैं बहा बहा कर से अंदर से बहा बहा कर क्या लेकर आती हैं? अवसाद लेकर आती हैं, और जो किनारों पर जमा हो जाता है तो वो किसका निर्माण करती हैं? समुद्र भृगु, स्टैग, समुद्री पुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा समुद्री पुलिन। किसका निर्माण करती हैं? समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से किसको अपरदित करती है? हिमनद है जो अपने नीचे की कठोर जो उसकी चट्टानें हैं वहाँ किसको अपरदित करती हैं? गुलाशमी, यहाँ गुला नहीं, गोलाशमी मिट्टी और पत्थरों को, छोटे कंकड़ों को, मिट्टी को, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गोलाशमी मिट्टी और पत्थर को वह अपरदित कर देती हैं हिमनद। यहाँ पर गोलाशमी होगा। आगे बढ़ते हैं। हिमनद किसका निर्माण करती है? गहरे ग्रतों का, नदियों का, छोटे ग्रतों का, इनमें से या फिर इन सभी का? तो हमारा सही उत्तर होगा गहरे ग्रतों का। किसका निर्माण करती है हिमनद? गहरे ग्रतों का। जब गोलाशमी मिट्टी और पत्थरों का जो अपरदन हो जाता है तो गहरे ग्रतों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमनद गहरे ग्रतों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र से बर्फ पिघलने पर ये ग्रत जल से भर जाते हैं। ये किस नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पर ग्रत ऐसे नहीं, ग्रत की जो सही वर्तनी होगी ऐसे है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो जब ये ग्रत जो है जल से भर जाते हैं हमारे ग्रत, तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? जल से भरे ग्रत, सुंदर झील, जलप्रपात, तालाब। तो इसका सही जवाब होगा सुंदर झील का ये निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े शहर, एक यहाँ पर ये शहर नहीं, शैल होगा, शैल। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप किसका निर्माण करते हैं? हिमनद के द्वारा जो लाया गया पदार्थ है वहाँ पर छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट जो है मिट्टी है निक्षेपित हो जाते हैं। तो ये निक्षेप किसका निर्माण करते हैं? तालाब, समुद्र तट, हिमनद हिमोड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हिमनद हिमोड़। क्या है? हिमनद हिमोड़ का ये निर्माण करते हैं। जो हिमनद के द्वारा लाया गया निक्षेप है वो हिमोड़ का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक थी, शहर नहीं शैल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? मैदानों में, रेगिस्तान में, हिमनदियों पर, इनमें से कोई नहीं। जो छत्रक शैल होते हैं वो हमारे कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? जो रेगिस्तान में छत्रक शैल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब जानते हैं कि जो हमारा रेगिस्तान है वहाँ पर अपरदन एवं निक्षेपण का जो प्रमुख कारक कौन सा होता है? पवन होता है। और वहीं पर हमारे छत्रक के आकार के जो हैं शैल पाए जाते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर छत्रक शैल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पवन रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाता है। इनको क्या कहते हैं? छत्रक टिब्बा, बालू टिब्बा, पत्थर टिब्बा, इनमें से कोई नहीं। ये भी हमारी जो है रेगिस्तान की विशेषता है
कि पवन जो है रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और जो पवन का बहाव जब रुक जाता है तो रेत गिरकर एक पहाड़ी का निर्माण करता है, छोटी पहाड़ी बनाता है। तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहेंगे बालू टिब्बा। क्या कहेंगे छोटी पहाड़ी को? बालू टिब्बा, क्योंकि रेत जो है उड़कर एक जगह इकट्ठा होकर पहाड़ी का निर्माण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बालू कण महीन व हल्के होने पर वायु उन्हें उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये विस्तृत क्षेत्र में निश्चित हो जाते हैं, निक्षेपित, क्या है? निक्षेपित हो जाते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। निक्षेपित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जब बालू कण महीन व हल्के होने पर वायु उन्हें उठाकर बहुत दूर ले जाती है और एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वोएश, लोएश, जोएस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार विस्तृत क्षेत्र में जो निक्षेपण होता है वह कहलाता है लोएश। क्या कहलाता है? लोएश कहलाता है। ठीक है, विस्तृत क्षेत्र में जो निक्षेप हो जाता है लोएश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विशाल लोएश निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, बहुत मतलब बड़े बड़े जो लोएश निक्षेप हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? विस्तृत क्षेत्र में जहाँ पर निक्षेपित होता है, रेगिस्तानी जो एरिया होता है वहाँ पर जो विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण होता है, और वो जो लोएश के नाम से जाना जाता है, तो उसे लोएश कहते हैं। तो कहाँ पाया जाता है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो विशाल लोएश निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं हमारे? वो पाए जाते हैं चीन में। कहाँ पर पाए जाते हैं? चीन में। तो ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों से बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें और कमेंट करें, जिससे हमें पता लगे कि हमें अपने वीडियोस में और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जिनको हम ऐड कर सकते हैं। और प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपके सजेशंस को, जिससे हम सुधार कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।